हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं अमरदीप और आप सबका ग्लोबल केमिस्ट्री क्लासेस बाय अमरदीप सर में स्वागत है। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है ये हम लोग जाने थे। आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है, थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देता हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाया था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, सेम फेज में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता है और उस एटॉमिक ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन हो वो अपोजिट स्पिन में हो, तो इसके कारण कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ऐसा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग ओवरलैपिंग का नेचर अगर अलग अलग हो तो उसके कारण कितने तरह के बॉन्ड बनते हैं। और हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लेंगे जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल को लेकर के ओवरलैप कराएंगे और ओवरलैपिंग के बाद किस तरह का बॉन्ड बनता है उसका हम लोग नेचर देखेंगे। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग होगा हमारा नेचर ऑफ overlap and types of bond formation। नेचर ऑफ ओवरलैप और टाइप्स ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ओवरलैपिंग के नेचर के आधार पे बॉन्ड कितने तरह के बनते हैं, दूसरे शब्दों में आप ये समझ सकते हो। तो मेरा ये कहना है कि ओवरलैपिंग के आधार पे बॉन्ड तीन तरह का बनता है। हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया, थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा देता हूँ। तीन तरह का बॉन्ड बनता है क्योंकि ओवरलैपिंग तीन तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला तरीका ये है, देखो ओवरलैपिंग के आधार पे बॉन्ड जो है वो तीन तरह का बनता है। जैसे सिग्मा बॉन्ड ओवरलैपिंग के आधार पे, ओवरलैपिंग कैसा है वो हम लोग देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड। दूसरा आपका है पाई बॉन्ड और तीसरा है आपका डेल्टा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड SIGMA में लिख सकते हैं हम लोग। सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये आपका डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड इसको हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, नेचुरल ओवरलैपिंग हम अगर बात करें तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से। हम लोग पढ़े भी थे एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैप, एक्सियल ओवरलैपिंग को हम लोग इंड टू इंड ओवरलैपिंग कह सकते हैं या हेड टू हेड ओवरलैपिंग, माथा से माथा, हेड टू हेड ओवरलैप, या इसको हम लोग बोल सकते हैं दूसरे शब्दों में इंड टू इंड ओवरलैप। एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब एक्सिस के लॉन्गर दो ऑर्बिटल ओवरलैप करता है तो उसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। हेड टू हेड मतलब जो एक ऑर्बिटल हो और दूसरा ऑर्बिटल हो, उन दोनों का हेड एक दूसरे के साथ ओवरलैप करता हो। या इंड टू इंड मतलब छोर से छोर, बातें सब एक ही है। तो अगर ऐसे ओवरलैप हो अगर होता है तो ऐसे ओवरलैप के बाद जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड लेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल लेटरल ओवरलैपिंग से, या लेटरल ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं साइड वाइज, साइड वेज ओवरलैपिंग या ओवरलैप बोल सकते हैं। साइड वेज ओवरलैप, साइड वेज ओवरलैप कहने का मतलब क्या है, लेटरल ओवरलैपिंग का मतलब ये हुआ कि दो लेटरल मतलब दो ऑर्बिटल जो है एक दूसरे के जो है साइड वाइज या फेस टू फेस बोल सकते हैं, फेस टू फेस ओवरलैपिंग करें, साइड वाइज या फेस टू फेस ओवरलैपिंग, तो उसके कारण जो बॉन्ड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। आप ऐसे समझो जैसे मान लो कि ये दो ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल हो गया और एक ये, मान लो ये दो ऑर्बिटल है। तो अगर ये दोनों ऑर्बिटल है, अगर ये दोनों ऑर्बिटल इस तरह से ओवरलैप करें, ठीक है, इस तरह से ओवरलैप करें, तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इन टू इन ओवरलैपिंग या हेड टू हेड, ठीक है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, या इसी को हम लोग बोलेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। तो इसके कारण किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का। लेटरल ओवरलैपिंग किसको बोले हम लोग, साइड वाइज या फेस टू फेस ओवरलैपिंग, मतलब ये दोनों है, इन दोनों का फेस ये अगर ऐसे ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, फेस अगर वाइज ओवरलैपिंग करता है या साइड वाइज अगर ओवरलैपिंग होता है ऐसा ओवरलैपिंग, तो ऐसे ओवरलैपिंग के कारण कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। तीसरा आपका डेल्टा बॉन्ड। तो डेल्टा बॉन्ड का जो ओवरलैपिंग है वो सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए, मतलब दो ऑर्बिटल एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर दे। सुपर इम्पोज का मतलब होता है कि वो एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को अगर पूरी तरह से ढक दे, तो ऐसे ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल। और ऐसे ओवरलैपिंग के कारण आपका डेल्टा बॉन्ड बनता है। हाँ, एक बात और कि सुपर इम्पॉसिबल
जो होगा एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल को अगर पूरी तरह से ढकता है तो वो ऑर्बिटल आपके हायर एनर्जी का होना चाहिए। हायर एनर्जी मतलब जिसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि आपका डी एफ ये सब ऑर्बिटल होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सुपर इम्पोजिबल ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ हाई एनर्जी लिख सकते हैं, हाई एनर्जी। और हाई एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन होता है? डी एंड एफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ये लिख देते हैं शॉर्ट लाइन। ठीक है, तो इसके कारण जो ओवरलैप होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेल्टा बॉन्ड। थोड़ा समझते हैं, जैसे मान लो कि अगर हम लोग समझे सिग्मा बॉन्ड, जैसे मान लो कि एक एटम है, ठीक है, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, बी एक एटम है जिसका एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो कि ऐसे है और एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप कर रहा है। तो ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करा रहा है। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ये जो होगा, तो ये हेड टू हेड जो ओवरलैपिंग होगा इसका कारण कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मैंने सामने सिग्मा के ठीक सामने दिखाया। अच्छा, लेटर ओवरलैपिंग में जैसे दोनों एक दूसरे के साथ साइड वाइज ओवरलैप करें, मतलब ए है, कोई एटम है, इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल मान लो ये है, ठीक है, बी एक दूसरा एटम है और उसका एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे को क्या करे, ठीक है, इस तरह से अगर ओवरलैप करे, ऐसे ऐसे ओवरलैप करे, तो अगर ये ओवरलैप होता है तो ऐसे ओवरलैपिंग के कारण जो बॉन्ड बनता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड, क्योंकि ये लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है या साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है। और अगर मान लो कि पूरा मतलब सुपर इम्पोजिबल हो, तो सुपर इम्पोजिबल कौन करेगा? हायर एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल। और हायर एनर्जी वाला एटॉमिक ऑर्बिटल कौन है? डी और एफ। तो डी का थोड़ा बहुत मैंने आपको शेप पढ़ाया। अगर हम लोग डी एक्स वाई के अगर शेप की मैं बात करूँ, जैसे ये मान लो एक्स है आपका एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, तो डी एक्स वाई के अगर हम लोग शेप की बात करें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े हैं, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल होता है, मतलब प्लेन पे इसका चारों डंबल होता है, इस तरह से चारों लोब होता है, मतलब दो डंबल, डबल डंबल जिसको बोलते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक और अगर हम लोग ले लें, ये एक्स ये वाई, और यहाँ पे भी इसका डी एक्स अगर वाई सोचे ज़रा, तो ये नॉन एक्सियल, मतलब जो इसका डंबल है वो क्या होगा? प्लेन पे, इस तरह से। और अब ये दोनों इस तरह से ओवरलैप करें, ये दोनों, ताकि पूरी तरह से क्या हो जाए? सुपर इम्पोज, एक दूसरे को ढक दे। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप क्या करो कि ये एक्स वाई एक प्लेन है, ये भी एक्स वाई एक प्लेन है, इन दोनों प्लेन को वाई एक्सिस पे ला करके इंटरनेट के लिए वाई एक्सिस पे ला कर एक दूसरे को क्या कर दें? ऊपर से पूरा पूरा ढक दें। अर्थात हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो ऑर्बिटल है, ये पहला वाला, ये ऑर्बिटल इसको ढके, ये ऑर्बिटल इसको ढके, इस लोब को ढके, और ये ऑर्बिटल इस लोब को ढके, और ये वाला ऑर्बिटल इस लोब को ढक दे। ठीक है, तो ऐसे ओवरलैपिंग के बाद जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेल्टा बॉन्ड, क्योंकि सुपर इम्पोज कर रहा है। एक चीज़ और कि अगर हम लोग अभी जैसे जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसमें ले गए, ये अभी कौन सा एक्सिस के अलॉन्ग ले गए? जेड एक्सिस के अलॉन्ग। इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस पर रख करके जब वो हम लोग ओवरलैप कराएं तो वो सुपर इम्पोजिबल हो गया। तो ओवरलैपिंग तो हम लोग कोई भी हम लोग एक्सिस से करा सकते हैं। तो अगर मान लो कि हम लोग अलॉन्ग एक्स एक्सिस ओवरलैप कराते हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब इन दोनों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ओवरलैप करा है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्स है, ये वाई है। ये प्लेन मान लो, इस प्लेन का ये डायरेक्शन एक्स है, ये वाई है, और इस प्लेन का जो परपेंडिकुलर ये जेड है। तो इन दोनों ऑर्बिटल को हमको एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाएंगे। तो अगर आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर ओवरलैप कराओगे तो आपको नहीं लगता है कि सिर्फ ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो जिसके कारण कौन सा ओवरलैप होगा? साइड वाइज ओवरलैप। और साइड वाइज ओवरलैपिंग कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड। तो यहाँ पाई बॉन्ड बन जाएगा। दूसरा है कि अगर हम लॉन्ग वाई एक्सिस लेके आए, तो वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ कि ये आपका एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई। अब इसको यहाँ से यहाँ तक लाएं और इसके साथ ओवरलैप कराए ऐसे, तो ओवरलैप कराएंगे अगर हम, तो ये क्या होगा? ये दोनों ऑर्बिटल इन दोनों से ओवरलैप करेगा, तो कहीं ना कहीं साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रहा है, इसके कारण भी क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। लेकिन अगर अलॉन्ग जेड एक्सिस कराए अगर हम लोग, जो कि हम लोग देखे भी है, जेड एक्सिस अगर कराए, मतलब इन दोनों ऑर्बिटल को एक दूसरे को लाकर ऊपर रख देंगे, जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो कि परपेंडिकुलर है उसके रखेंगे, तो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा? सुपर इम्पोज। और कौन सा बॉन्ड बनाएगा? डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग देखें कि इन सारे एग्जाम्पल से कि ओवरलैपिंग के नेचर के आधार पे 3 तरह का बॉन्ड बनता है, सिग्मा, पाई और डेल्टा। और किस तरह से ओवरलैपिंग कराते हैं वो जो कि मैंने आपको दिखा दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है, स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, स्टेबिलिटी या बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें, तो किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई है, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा? सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड में तो सबसे ज़्यादा आपका होता है सिग्मा बॉन्ड। सबसे ज़्यादा कौन होता है? सिग्मा बॉन्ड। और
उस मतलब यहाँ पे अच्छा एक चीज़ देखो पहले मैंने हम लोग पढ़े क्या है लास्ट क्लास में कि एक्सटेंट ओवरलैपिंग जितना ज़्यादा होगा उसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो आप एक चीज़ बताओ कि ये जो क्या है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग, ये लेटरल ओवरलैपिंग। तो एक्सियल ओवरलैपिंग में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर हम लोग बात करें, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग की अगर हम लोग बात करें और तो यहाँ ज़्यादा होगा ओवरलैपिंग, क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे एक्सटेंट ओवरलैपिंग क्या होगा, पाई बॉन्ड में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा। तो अगर एक्सटेंट ओवरलैपिंग अगर ज़्यादा है किस में, एक्सियल ओवरलैपिंग में, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा। उसके बाद कौन होगा, पाई बॉन्ड। और डेल्टा बॉन्ड के आप ओवरलैपिंग के नेचर के आधार पे सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं जो डेल्टा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड से काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा, डेल्टा बॉन्ड। हालांकि काफ़ी रेयर देखने को मिलता है डेल्टा बॉन्ड, आप लोग सुने भी होंगे कम, डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, डेल्टा बॉन्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे तो सिग्मा सबसे ज़्यादा, उसके बाद पाई, और पाई से ज़्यादा कौन होगा, डेल्टा होगा। सिग्मा और पाई में भी सिग्मा ही ज़्यादा होता है अधिकांश, ऐसे डेल्टा भी कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखते ज़रा, अब हम लोग क्या करते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल उठाते हैं और इस एटॉमिक ऑर्बिटल को अलग अलग मतलब जो न्यूक्लियस है उसको अलग अलग एक्सिस पर रख करके अगर अगर हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं तो उसके बाद किस तरह का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, या अगर मान लो कि हमने हम लिए क्या, एस ओवरलैप, दो एस एटॉमिक ऑर्बिटल, एस एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की अगर हम लोग बात करें, ओवरलैप की बात करते हैं, एस एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग की बात करें तो एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, जो कि नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। ये आपका न्यूक्लियस, और एक दूसरा भी लाते हैं एस, ठीक है, ये मान लो कि आपका ये एस है, ठीक है, क्लियर है, ये एस, ये भी आपका एस, ठीक है। इसके बाद और ऑब्वियस ओवरलैपिंग के लिए फेज क्या होना चाहिए, सेम, तो ये प्लस, ये भी मान लो प्लस है आपका, ठीक है, इधर वाला प्लस, क्योंकि न्यूक्लियस अगर मानते हैं ओरिजिन है तो इधर वाला पोर्शन प्लस होगा, इधर वाला माइनस होगा। तो हम लोग घुमा करके इसको लाएं ताकि फेज क्या हो, सेम, क्योंकि हम लोग पढ़े ओवरलैपिंग सेम फेज में होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ओवरलैपिंग जो है किसी भी दो चीज़ों का हम लोग तीन तरीके से करा सकते हैं। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को अगर हम लोग एक्स एक्सिस पर मान करके अगर ओवरलैप कराएं, इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को वाई एक्सिस पर रख करके ओवरलैप कराएं, और दोनों के इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को जेड एक्सिस पर रख करके ओवरलैप कराएं, तो ये तीन तरीके से ओवरलैप हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ से तीन तरीका। जैसे अगर मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लो कि एक्स एक्सिस है, ठीक है। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसा है, एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे दोनों को लाकर अगर हम लोग ओवरलैप कराते हैं, ठीक है, तो दोनों को अगर एक्स एक्सिस लाकर ओवरलैप कराएंगे तो ऑब्वियस है कैसा ओवरलैप होगा, इन टू इन ओवरलैपिंग हमको दिखेगा, ठीक है। चाहे आप वाई एक्सिस के अबाउट इसको ला करके वाई एक्सिस पे ला करके इसको कराए तब भी क्या होगा, एक्सियल ओवरलैपिंग ही होगा। चाहे आप एक्सिस बदल करके जेड एक्सिस भी ले आए तो सब में ओवरलैपिंग एक ही जैसा होगा, क्योंकि नॉन डायरेक्शनल है, और सबके कारण क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और मैंने आपको समझाया भी था, ओवरलैप करें तो ये प्लस है आपका, तो सेम फेज में ओवरलैप करने के कारण क्या होगा, ये बीच वाला पोर्शन जो होगा, जो बनेगा आपका, बीच वाला पोर्शन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ होगा, बीच वाला पोर्शन का एम्पलीट्यूड बढ़ेगा ऐसे, है ना, ये वाला बढ़ जाएगा जो कि आपका प्लस रहेगा, इधर आपका माइनस माइनस रहेगा, जो भी हो, न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये न्यूक्लियस। और कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा 1s बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा 1s मतलब कि अगर मान लो ये 1s है, ये आपका 1s, अगर 2s होता है तो सिग्मा 2s बॉन्ड फॉर्मेशन होता है आपका, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम लोग देखें SPX ओवरलैप, XPX एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, और मान लो कि हम लोग मान कर चल रहे हैं कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस IN मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो कि एक्स एक्सिस लाते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट लाते हैं, तो एस तो आपका नॉन डायरेक्शनल है जो कि स्फेरिकल है, ठीक है, ये, और
और आपका जो पी एक्स है मतलब ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पे डम्बल हम लोग बनाएंगे तो ये आपका क्या हो गया, पी एक्स हो गया। इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका क्या है, हम लोग मान ही लिए एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब कि यही आपका एक्स एक्सिस है। इस दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो आपको लगता है कि इसका छोर इसके छोर के साथ ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड। साफ साफ देखने से लग रहा है सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। और अगर मान लो कि स्ट्रक्चर की बात करें, ओवरलैपिंग के बाद स्ट्रक्चर की बात करें, ऑब्वियसली सेम फेज में ओवरलैप होगा, ये प्लस, तो बीच वाला पोर्शन क्या होगा, काफ़ी भागेगा बीच वाला पोर्शन। और ये तो इसमें तो ओवरलैपिंग हुआ नहीं थी तो ऐसा ही रहेगा। मतलब ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बात करें तो ऐसे हो जाएगा स्ट्रक्चर, ये आपका न्यूक्लियस प्लस ये आपका माइनस यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर और देखते हैं, यहाँ ये भी आपका न्यूक्लियस है। इसके बाद फिर देखते हैं, जैसे अगर मान लो कि एस पी वाई ओवरलैप की अगर हम लोग बात करें, और इस बार मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है एक्स है, मतलब इस बार एस पी वाई है, एस पी वाई। तो एस तो आपका स्फेरिकल है, पी वाई का मतलब ये हो गया आपका क्या, पी वाई कैसा होगा, पी वाई ये इसको वाई एक्सिस मान लेते हैं ऐसे, इसको एक्स में तो इसको वाई, और इसका एटॉमिक ऑर्बिटल का जो शेप होगा ऐसा होगा, डम्बेल होगा, ठीक है। इन दोनों के बीच ओवरलैप होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स है, मतलब ऐसे करके ओवरलैप करा रहे हैं। तो ओवरलैप कराएंगे तो हमको लगता है कि जीरो ओवरलैपिंग होगा। इंटरन्यूक्लियर अगर एक्सिस अगर आपका एक्स है तो ओवरलैपिंग देखो ना इस तरह से होगा ना ओवरलैपिंग, ऐसा मतलब ओवरलैपिंग हो पाएगा। ये आपका इस प्रकार से ओवरलैपिंग हो पाएगा। तो हमको तो लगता है कि जीरो ओवरलैप हो जाएगा, मतलब जीरो ओवरलैप। और जीरो अगर ओवरलैप हो गया, ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगा, जीरो ओवरलैप, तो इसका मतलब नो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। मतलब एस और पी वाई को अगर हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग अगर ओवरलैप कराएं तो जीरो ओवरलैप होगा और नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखते हैं ज़रा, अच्छा जीरो ओवरलैप क्यों, ये भी जरा समझते हैं। एक तो जीरो ओवरलैप साफ साफ देखने से लग रहा है कि अगर आप लाओगे तो ये ओवरलैपिंग करेगा। दूसरे ऐसे समझो, ये आपका प्लस अगर फेज में तो ये आपका प्लस, ये माइनस, तो सेम फेज में ओवरलैप करेगा। तो ये जब अगर हम लोग सामने लाएंगे तो ये अपोजिट फेज हो जा रहा है, तो इसका तो ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगा, इसलिए हम लिखे जीरो ओवरलैप। अच्छा फिर उसका देखते हैं जरा डी में अगर एस पी वाई ओवरलैप ही मान लो अगर है, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो चेंज करके हम लोग क्या कर देते हैं, वाई कर देते हैं। अगर मान लो वाई, तो अगर ये आपका एस है, ठीक है, ये वाई सॉरी पी वाई है, तो पी वाई तो यही हो गया आपका, ये आपका वाई है, मतलब ये आपका क्या हो गया, पी वाई, ये आपका एस है। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है आपका, वाई है, ऐसे ओवरलैप कराएंगे वाई एक्सिस, मतलब इस ये वाई पे मतलब इधर से ला करके ऐसे ओवरलैप कराएंगे। तो अभी इस ओवरलैपिंग से साफ साफ दिख रहा है हमको कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि इन टू इन ओवरलैपिंग होगा। जैसे सोचो ना, इसको इधर से ला करके ऐसे करके आएंगे, ये वाई एक्सिस पर ले जाएंगे तो ये स्पेरिकल है, और ऐसे करके ले जा रहे हैं वाई एक्सिस पे, तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ई, अगर मान लो कि पी एक्स और पी एक्स ओवरलैप हो, कैसा ओवरलैप हो, पी एक्स ओवरलैप, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लो कि एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो पी एक्स आपका कैसा है, पी एक्स ये है आपका पी एक्स है, और दूसरा भी आपका क्या है, पी एक्स है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, पी एक्स है, और इसकी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका क्या है, एक्स है। तो अब ये इन दोनों को एक्स एक्सिस के लॉन्ग ऐसे ओवरलैप कराएंगे, अब ये से साफ साफ दिख रहा है हमको कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अगर अबाउट अगर इसको ओवरलैप कराएंगे तो ये फेज सेम होना चाहिए, तो प्लस प्लस ये माइनस माइनस ले आते ओवरलैप कराएंगे। तो अब ये से इन टू इन ओवरलैपिंग हो रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड अगर हम लोग बात करें इसके स्ट्रक्चर का तो बीच वाला एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, और ये तो सब माइनस वाला रहेगा, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एफ पी एक्स और पी वाई ओवरलैप हो, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लो कि एक्स एक्सिस हो, ठीक है, पी एक्स पी वाई, मतलब ये आपका है क्या, पी एक्स है इस डायरेक्शन में, पी वाई आपका ये वाला है, ठीक है, वाई है, ये आपका ये एक्स है, तो ये आपका पी एक्स है, ये आपका पी वाई है। इन दोनों के बीच में ओवरलैप होना, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, तो मतलब ऐसे होना चाहिए। तो हमको लगता है कि जीरो ओवरलैप होगा, क्योंकि ये साफ साफ दिख रहा है कि ये इसके साथ ओवरलैप कर नहीं पाएगा, ठीक है। तो जीरो ओवरलैप, और जीरो ओवरलैप के कारण नो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें पी वाई ओवरलैप,
लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लो आपका एक्स है तो पी वाई आपका क्या है, ऐसे अगर माने ये आपका पी वाई है, ठीक है, ये भी आपका क्या है, पी वाई है, पी वाई, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपका क्या है, एक्स है। तो अब ये से एक्स एक्सिस आपका ये माने हो, एक्स एक्सिस ये वाला, जब इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो अभी से कैसा ओवरलैपिंग हुआ, लेटर ओवरलैपिंग, और लेटर ओवरलैपिंग कौन सा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है, ये पाई बॉन्ड बनेगा। और इसका स्ट्रक्चर की बात करें सेम फेज में ओवरलैप होगा, तो ये प्लस अगर है तो ये प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस, तो ऊपर वाला एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, ठीक है, और नीचे वाला एम्पलीट्यूड का बढ़ेगा, तो ऐसे बन जाएगा, मेरे को लगता है इस तरह से स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। ये आपका एक्सिस होगा, ये प्लस, ऊपर नीचे में माइनस, ऐसे करके बनेगा, या ऐसे बनाओ। ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है यहाँ पे, और ये आपका फेज ऊपर वाला बढ़ेगा और नीचे वाला ऐसे, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, ऐसे करके बन जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एच। अगर मान लो कि सोच कर देखना जरा, पी जेड और पी जेड ओवरलैप, और अगर मान लो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जो है वो जेड है, ठीक है, पी जेड ओवरलैप, तो पी जेड, ठीक है, पी जेड आप समझ रहे हो कि परपेंडिकुलर ऐसे है, ये पी जेड भी आपका ये परपेंडिकुलर ऐसे है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, जेड है। तो इसका मतलब कि दोनों को हम लोग ऊपर से ला करके इसको ओवरलैप कराएंगे, तो अभी से सिग्मा बॉन्ड, थोड़ा इमेजिन करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, पी जेड। तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सीधा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड। फिर इसके बाद अगर हम लोग बोले पी जेड और पी जेड ही ओवरलैपिंग हो, ओवरलैप हो, लेकिन अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड को बदल कर अगर एक्स कर दिए तो क्या होगा, देखो पी जेड ये से है, ये भी पी जेड ऐसे है, लेकिन एक्स एक्सिस के लॉन्ग, मतलब कि इसका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इसका न्यूक्लियर एक्सिस एक्स पे रख करके इसको ओवरलैप कराएंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो कैसा होगा, लेटरल ओवरलैपिंग होगा, और इससे क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बन जाएगा। अगर मान लो जे अगर डी एक्स वाई है, अब डी में आते हैं, और पी वाई है, इन दोनों के बीच में अगर ओवरलैप होता है, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लो कि अगर आपका एक्स है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर एक्स है, डी एक्स वाई और पी वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एस है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। जैसे अगर डी एक्स वाई की बात करें तो नॉन एक्सियल होता है, तो ये आपका एक्स और ये आपका वाई, और डी एक्स वाई का जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होगा, इसका पिक्चर हम ड्रॉ कर लिए डी एक्स वाई का, और पी वाई का ये ऐसा करके होगा, वाई एक्सिस एस को माने हैं, इसको एक्सिस को वाई वाई माने, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो यही आपका एक्स है, ऐसे इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे तो आपको लगता है ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, तो ओवरलैपिंग से कैसा बॉन्ड बनेगा, ऑब्वियसली पाई बॉन्ड बनेगा, साफ साफ दिख रहा है क्योंकि लेटरल ओवरलैपिंग हो रहा है। अगर हम चाहते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर में एक चीज़ बताओ, सेम फेज में ओवरलैप होगा, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस, तो ये बढ़ जाएगा, मतलब ये तो रहेगा ही पोर्शन, ये वाला जो आपका है, ये प्लस माइनस पहले से रहेगा इधर वाला, अब ये प्लस और ये प्लस ओवरलैप करने के कारण इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसका, और इसका भी बढ़ेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के नीचे, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस आपका, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि डी एक्स वाई प्लस पी एक्स, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो कि एक्स है, ठीक है, डी एक्स वाई मतलब नॉन एक्सियल, डी ऑर्बिटल मतलब ये आपका एक्स, ये वाई, और इसको मैं इसे ड्रॉ कर लिए, ये डी एक्स वाई है, ये सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया हुआ, पी वाई, ये एक्सेस को मानते थे ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, पी एक्स हो गया, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स है, तो एक्स अगर यही एक्स है, इसका मतलब इसका इसके साथ ओवरलैपिंग ऐसे ही कर पाएंगे, तो हमको लगता है कि ओवरलैप होगा ही नहीं, तो नो ओवरलैप, और ओवरलैप अगर हुआ नहीं तो इसका मतलब कि नो बॉन्ड फॉर्मेशन, किसके अकॉर्डिंग, इन वीवीटी, क्योंकि बाद में हम लोग पढ़ेंगे एमओटी, तो उसके कुछ प्रॉब्लम होने के कारण, वीवीटी में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग एमओटी डिसाइड करते हैं, तो वो आगे हम लोग सीखेंगे, नो बॉन्ड फॉर्मेशन इन वीवीटी में नहीं होगा। उसके बाद एल, अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक ऑर्बिटल लिए और एक एटॉमिक ऑर्बिटल लेते हैं पी एक्स, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान लो कि एक्स ले लेते हैं, ठीक है, कुछ मैं एग्जांपल करता कि आप लोग अपना कर लें, तो हम इसको डायरेक्ट देखते हैं, बाय पिक्चर नहीं देखेंगे। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब ये कैसा होगा, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका लोब होगा, पी एक्स का क्या होगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लॉन्ग होगा, लोब होगा, और जब दोनों को कराएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इसका लोब इन टू ओवरलैप करेगा, मतलब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, होगा भी। अच्छा अगर मान लो एल एम डी जेड स्क्वायर और प्लस पी जेड
और इंटरन्यूक्लियर जो एक्सिस है वो मान लो कि जेड है, तो इसके कारण कौन सा होगा, डी जेड स्क्वायर, मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, डम्बल नहीं होता, डी जेड स्क्वायर का शेप अलग होता है, बेबी सूत्र से, ठीक है। तो जेड स्क्वायर जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ए बी जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, दोनों जेड जेड है और जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसको ओवरलैप करेंगे तो अभी से इन टू इन ओवरलैप हो जाएगा, मतलब इसके कारण भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अगर हम लोग एम पे आए, अगर हम बोले कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर मान लो ले लेते हैं, डी जेड स्क्वायर और है ना डी जेड स्क्वायर ले लेते हैं, अगर मान लो डी जेड स्क्वायर ले लेना, रोज रोज, ठीक है, ले भी सकते हैं लेकिन अभी रोज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक फिर ले लेते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लेते हैं एक्स एक्सिस लेते हैं, इसी में अगर देखते हो 3 एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स एक्सिस है तो किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग इसका लोग होगा, इसका भी एक्स वाई, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लाएंगे तो अभी से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को अगर बदल करके वाई कर दिए, तो अगर वाई कर दिए अगर हम लोग, तो वाई करेंगे तो क्या होगा, वाई जैसे कि इसका मतलब फिर से वाई पे इसका वाई पे ओवरलैप करेगा, आप एक बार इमेजिन करके देखना, है ना, वाई वाई पे ओवरलैप करेगा तो क्या बनेगा, इसके कारण भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन अगर हम लोग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को अगर जेड कर दें, हालांकि लगता है एग्जाम्पल कराए हुए पीछे, जस्ट देख लेना, अगर जेड एक्सिस के लॉन्ग करा दे, मतलब ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का ऐसा ओवरलैप, मतलब ऐसा, ठीक है, ऑर्बिटल है इस प्रकार से, और फिर एक ऐसा, और जेड एक्सिस को ऊपर से लाएंगे तो डायरेक्ट सुपर इम्पोज कर जाएगा, सुपर इम्पोज के कारण कौन सा बॉन्ड बनेगा, डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर मान लो कि ओ डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर अगर कराते हैं और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर मान लो कि सिर्फ जेड अगर मान के चलते हैं, जेड एक्सिस लेते हैं, तो ठीक है, ये डी जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर मतलब ऐसे, ठीक है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग ये भी, और दोनों को ओवरलैप करेंगे, ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इन टू इन ओवरलैप हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड। अगर एम एन ओ पी अगर कराएंगे, मान लो डी एक्स वाई और डी एक्स वाई लेते हैं, इसमें हम अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सब देख लेते हैं, चलो अगर एक्स मान लेते हैं अगर हम, ठीक है, तो एक्स अगर लेंगे, एक्स वाई है तो इसका मतलब कि नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल है, मतलब एक्स ये वाई प्लेन पे रहेगा, ठीक है, डबल, ये भी वही चीज़ है, लेकिन एक्स एक्सिस जैसे ही लाएंगे तो अभी से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, लेटरल ओवरलैपिंग हो जाएगा। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर हम लोग वाई ले लेते हैं, तो वाई अगर लेंगे तब भी, अगर लाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, इससे हमारा पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। और अगर हम मान लो कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर जेड एक्सिस लाते हैं तो हमारा डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको आप देख सकते हो, थोड़ा सा इमेजिन करना है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा समराइज कर देते हैं, ठीक है, पहले की तरह हम लोग पढ़ें। तो अगर हम लोग समरी देखें, इसका समरी की अगर हम लोग बात करें, जैसे सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और डेल्टा बॉन्ड, ठीक है, हमको ये देखना है कि अगर हम किस किस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैप कराते हैं जिसके कारण जो है हमारा सिग्मा पाई या डेल्टा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर मान लो कि एस और एस के बीच ओवरलैप कराएंगे तो क्या सिग्मा सिर्फ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा या पाई का या डेल्टा का, अगर इसकी हम लोग बात करें तो एस और एस ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा और डेल्टा भी नहीं बनेगा। आप क्लियर देख लो, एकदम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर हम लोग की एस और पी के बीच ओवरलैप कराते हैं, ऑब्वियस एस और पी को ओवरलैप कराने से हमारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, लेकिन पाई तो बनेगा ही नहीं, डेल्टा भी नहीं बनेगा। अगर मान लो कि पी पी कराते हैं, एस एस हो गया, एस पी हो गया, पी पी ओवरलैप कराते हैं, तो पी पी ओवरलैप से आपका सिग्मा भी बन सकता है, पाई भी बन सकता है, बिल्कुल, क्योंकि सिग्मा तब बनेगा जब दोनों को इन टू इन ओवरलैपिंग कराएंगे, है ना, दोनों का डम्बल शेप होता है। और अगर हम लोग साइड वाइज कराएंगे तो पाई बन सकता है, डेल्टा तो बनेगा नहीं, डेल्टा तो हाई एनर्जी वाला बनाता है, तो हम लोग समझे ही थे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद अगर पी और डी ओवरलैप अगर बात करें तो पी डी, तो सिग्मा भी बना सकता है, इन टू इन कर ले, साइड वाइज कर ले तो पाई बना सकता है। और पी और डी डेल्टा नहीं बनाएगा, क्योंकि डेल्टा के लिए सुपर इम्पोज करना पड़ेगा, तो पी और डी एक दूसरे को सुपर इम्पोज कर नहीं पाएगा, क्योंकि एक डबल डम्बल एक डम्बल है। डी की अगर हम लोग बात करें तो सिग्मा भी बनाएगा, पाई भी बनाएगा, डेल्टा भी बनाएगा, ठीक है, इस तरह से किए। अच्छा, अब थोड़ा सा डी में हम लोग जानते हैं कि डी जो है वो दो तरह का होता है, डी दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका एक्सियल डी ऑर्बिटल, एक होता है आपका नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, ठीक है। एक्सियल में आपका आता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, और नॉन एक्सियल में डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये सब होता है।
तो हमको चेकआउट करना है कि अगर मान लो कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की अगर लोग बात किए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये कौन कौन सा जो है बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर है तो ये आपका सिग्मा बना सकता है, ठीक है। एक्सिस के अलॉन्ग है, ऑब्वियसली सिग्मा बना सकता है, ये आपका सिग्मा बना सकता है, ठीक है। पाई की अगर हम लोग बात करें तो पाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो लेटरल ओवरलैपिंग हो ही नहीं पाएगा, पाई नहीं बना पाएगा, हाँ डेल्टा बना सकता है। अब पीछे जो एग्जांपल पढ़ाए उसमें देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हम लोग डी जेड स्क्वायर की अगर हम लोग बात करें तो डी जेड स्क्वायर सिग्मा बना सकता है, पाई भी बना सकता है, लेकिन डेल्टा नहीं बना पाएगा क्योंकि एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर पाएगा, तो डेल्टा आपका नहीं बनेगा, ठीक है। सिग्मा डी जेड स्क्वायर में नहीं, पाई भी नहीं बनेगा, सॉरी, लेटरल ओवरलैपिंग तो ही नहीं पाएगा क्योंकि बीच में डिस्क लगा होता है, सॉरी सिर्फ सिग्मा बनाएगा डी जेड स्क्वायर, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बनाएगा और डेल्टा नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं डी एक्स स्क्वायर डी वाई जेड, ये तीनों एक ही जैसा होता है, तीनों को एक के साथ हम मेंशन करते हैं। तीनों की अगर हम लोग बात करें तो क्या सिग्मा बनाएगा, तो हाँ सिग्मा बनाता है ना, सिग्मा बनाता है। पाई भी नहीं सिग्मा हम गलत लगता लिखे हैं क्योंकि नॉन एक्सियल है ना, नॉन एक्सियल है तो एक्सिस के लॉन्ग तो आएगा नहीं, और एक्सिस के लॉन्ग अगर आएगा नहीं तो इसका मतलब कि सिग्मा नहीं बनाएगा, सिग्मा नहीं बनाएगा। पाई बना सकता है और डेल्टा भी बना सकता है, ठीक है। ये समराइज़ कर दिए। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है। अब क्या करते हैं कि हम लोग कंपाउंड में पाई बॉन्ड को पहचानना समझते, मतलब पाई बॉन्ड जो है किसी कंपाउंड में पाई बॉन्ड जो है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीबीआई मैंने यहाँ लगाया है, रिकॉग्नाइज नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज नेचर ऑफ पाई बॉन्ड मतलब कि हमको कंपाउंड में हमको पहचानना है कि जो पाई बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है आपका, उसका नेचर क्या है, ये हमको पहचानना है क्योंकि वो काफ़ी कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, हमको पहचानना है। तो अभी तो हम लोग समराइज़ किए थे, तो पाई बॉन्ड कौन कौन बना सकता है, तो जैसे पी पाई बॉन्ड बना सकता है ना, एस पी और एस एस बनाता नहीं, इसलिए पी पाई में कौन सा पी पाई पाई बॉन्ड बना रहा है, और कि मतलब ये कि पी पाई पाई बॉन्ड है, या पी पाई पाई बॉन्ड है, या डी पाई बॉन्ड है, मतलब हमको ये करना है पी पाई या पी पाई डी पाई है, या डी पाई पाई बॉन्ड है, ये हमको पता करना है कि कंपाउंड में किस तरह जो पाई बॉन्ड है वो उसका नेचर क्या है, मतलब पी पाई है, या पी पाई है, या डी पाई है ना, क्योंकि यही तीनों पाई बॉन्ड बना सकता है। तो हमको ये पहचानना है। जैसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, जैसे अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने ए नंबर लिया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, SO3, तो SO3 सल्फर सेंट्रल एटम है, आपको पता है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अभी ऐसे स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, तो हम लोग स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ड्रॉ करना सीखे भी थे, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अगर हम लोग सेंट्रल एटम के हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, क्योंकि एक सिग्मा दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, और सल्फर के पास लोन पेयर बचेगा नहीं, और तीन सिग्मा के कारण क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन sp2 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं, अब हमको पहचानना ये है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड है, पाई पाई पाई, तो सारे पाई बॉन्ड का हमको नेचर पहचानना है कि उसका कैसा नेचर है, पी पाई है, पी पाई डी पाई है, डी पाई है। तो एक चीज़ तो फिक्स है, ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, और उसके हिसाब से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो 1s2 2s2 2p4 और 2p4 में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उसके पास 2 अनपेयर्ड है, तो 2 अनपेयर्ड है और 2 लोन पेयर, तो एक लोन पेयर तो एस में है, थोड़ा सोचो, एक लोन पेयर एस में है, एक लोन पेयर पी में है, तो दो जो इसके पास लोन पेयर है हर ऑक्सीजन के पास, तो एक तो एस हो गया, एक पी हो गया, इसका मतलब कि 2 पी इसके पास है, तो कहीं ना कहीं 2 पी में से 2 पी जो है इसके पास, वो दोनों पी में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर इलेक्ट्रॉन इस वाले बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया है, तो इसका मतलब कि इसका तो क्लियर है कि 2p है, इसका 2p है, तो अब 2p से ये बनाया, ठीक है, 2p, तो इसका p s का p है कि d, ये हमको पहचानना है। तो अब सल्फर का जरा सोचते हैं, सल्फर का कितना है, 6 है, सल्फर का कितना होता है थोड़ा समझते हैं जरा, सल्फर का करना पड़ेगा, इसका तो 2p क्लियर है। सल्फर का अगर हम लोग करें तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करेंगे तो सल्फर नियॉन 10, ठीक है, और 3s2 3p4 और 3d0। एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लोग बात करें 6 अनपेड करना है हमको, तो ये एक यहाँ पे, ठीक है, ये 4 है, तो ये 3 यहाँ पे, और डी में कितना चला जाएगा, डी में जो 5 है इसमें 2 चला जाएगा, तब ना 3 1 4 2 6, 6 से वो 6 बॉन्ड बना रहा है, तो ये sp2 है, तो sp2 का मतलब हुआ कि sp2
जिसमें हम लोग सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। तो एक एस तो हो गया सिग्मा में चला गया और 2 को पी इसका सिग्मा में चला गया, मतलब ये 3 एक एस 2 पी तो सिग्मा में चला गया। इसका मतलब कि इसके पास एक पी खाली है 3p, और 2 वो जो डी है 3d, ये 2 3d और एक 3p से ये कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड बना है। इसका मतलब कि ये जो पाई बॉन्ड है ये वाला, मान लो अगर ये 2p, अगर हम लोग बात करें इसी का 2p पहले मान लेते हैं, 2p पाई किसका, ऑक्सीजन का 2p पाई, और ये 3p पाई बॉन्ड है। तो ये वाला एक पाई बॉन्ड आपका कैसा हो जाएगा, 2p पाई 3d पाई, और ये वाला पाई बॉन्ड कैसा हो जाएगा, 2p पाई 3d पाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है, यहाँ था एग्जाम में आपके। और जैसे देखते हैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे समझ में आएगा। जैसे जैसे एक H2SO4 लेते हैं। ठीक है, H2SO4 अगर हम ले लेते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल B H2SO4, तो H2SO4 का स्ट्रक्चर तो हमको क्लियर है, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, OH, और ये भी OH। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर है। सल्फर का अगर हाइड्रेशन की बात करें हम लोग, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो sp3। और हमको पता है कि सल्फर के पास कितना 6 बॉन्ड है यहाँ पे, तो 2 पाई है। तो कहीं ना कहीं इसका जो अगर हम लोग बात करें तो सल्फर के लिए, तो 3s 3p और 3d में इसके पास 1 अनपेड रहा होगा, p में जो 3 है इसके पास 3 अनपेड इसमें रहा होगा, और d में कितना अनपेड रहा होगा, 2 अनपेड इसके पास रहा होगा। तो sp3 का मतलब 1s 3p मिल करके तो 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड में चारों चला गया, तो p तो खत्म हो गया इसका तो कहीं ना कहीं अभी यहाँ जो पाई है, एक जो यहाँ जो पाई है वो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन तो फिक्स है 2p पाई। ठीक है, 2p पाई, और कौन सा पाई बॉन्ड होगा, 2p पाई, और इसका कौन सा 3d पाई बॉन्ड। इसका अगर हम लोग बात करें 2p पाई 3d पाई, 3d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ऐसे करके हम लोग निकाल सकते हैं। सी और थोड़ा देख लेते हैं HClO4 जैसे, तो HClO4 में स्ट्रक्चर क्लियर है, H ऑक्सी एसिड है, तो ये Cl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O ऐसा होगा। इसमें 3 पाई बॉन्ड है, थोड़ा दिमाग चलाओ, 3 पाई बॉन्ड है। अब हम उसको देखना है, तो क्लोरीन का अगर हम लोग करें तो हाइब्रिडेशन कितना होगा, 1 सिग्मा 2 3 4 4 सिग्मा के लिए sp3। और क्लोरीन का अगर हम लोग बात करेंगे 17 होता है, तो सीधा लास्ट का हम लोग चलते हैं, तो चलो लिखे देते हैं 3s2 3p5 5 2 7, ये होगा 3d होगा लेकिन 0 होगा, लेकिन 7 बॉन्ड बनाए, इसका मतलब कि इसमें एक ही होगा इलेक्ट्रॉन, सब एक साइड में भेजा होगा, इसमें 3 होगा, और डी में भेज दिया कितना 4 1 5, तो इसमें 5 है, तो 2 ये 1 2 3 इधर चला गया। तो sp3 का मतलब ये एक एस 3p तो इसका चला गया किस में, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में चला गया। अब ये जो 3 वो जो अनपेड है, वो 3 अनपेड से 3 पाई बनाया होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन का तो अभी हम लोग देख रही है 2p पाई है, तो ये जो होगा वो 2p पाई और 3d पाई बॉन्ड है। ये वाला आपका 2p पाई 3d पाई बॉन्ड है, ये भी आपका क्या है 2p पाई 3d पाई बॉन्ड है आपका। ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकालेंगे। फॉर एग्जांपल अगर डी मान लो, अगर हम ले लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड मतलब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक तो लोन पेयर इसके पास बच जाएगा, और 2 पाई बॉन्ड से सॉरी 2 डबल बॉन्ड से 2 ऑक्सीजन को जोड़ेगा ऐसे। अब इसमें देखते हैं जरा, इसमें 2 पाई बॉन्ड है, पहले तो इसका हाइब्रिडेशन अगर हम निकालेंगे तो हाइब्रिडेशन इसका कितना आएगा, sp2 आएगा, तो एक s 2p, तो हम लोग हाइब्रिडेशन में लोन पेयर काउंट करते हैं और सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, इसमें 2 सिग्मा है, एक लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर तो क्लियर है कि s वाला लोन पेयर रहेगा 2p। तो अगर हम लोग सल्फर की बात करें, सल्फर का 6 है, तो 3s रहने दो, 3p 3d, तो s में 2 इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये तो जाएगा नहीं क्योंकि लोन पेयर है ही। 3p में कितना 4 इलेक्ट्रॉन है, 3p4 होता है, 4 है, लेकिन 2 वो 1, ठीक है 2 3, और एक अगला इलेक्ट्रॉन जो है ना वो डी में चला गया, ऐसे। तब ना ये तो आपका हो गया एस हो गया आपका। ठीक है, ये 3p हो गया, 2p तो पहले ये हो गया 2p आपका, तो यहाँ से sp2 हो गया आपका। ठीक है, तो एक जो पाई है इसमें सल्फर का जो एक पाई है वो ये कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन से बनाया होगा, और एक पाई इस वाले इलेक्ट्रॉन से बनाया, इसका मतलब ऑक्सीजन तो फिक्स है 2p पाई, लेकिन इसका 3p, तो एक 2p पाई 3p पाई बॉन्ड है, एक जो ये जो पाई बॉन्ड है कौन सा हो जाएगा 2p पाई 3d पाई बॉन्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मान लें हम लोग CO2 अगर मान लें C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, देखते ज़रा। कार्बन ऑक्सीजन का तो 2p पाइप क्लियर है, 2p
पाई। और कार्बन का कौन सा होगा, तो कार्बन का अगर हम लोग देखें तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है और 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 अनपेड करने के लिए वो 2 को पी में भेजा होगा, तो कौन सा पी में, 2p पाई ही होगा। इसका भी 2p पाई, इसका भी 2p पाई हो जाएगा ये वाला, ठीक है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल, इसमें 2p पाई, ऑक्सीजन का 2p पाई है, इसका भी 2p पाई हो जाएगा। करके देख लो कार्बन का कितना अच्छे होता है, तो 1s2 2s2 और 2p2 लेकिन हम 2s2 और 2p2 को अगर 2s2 को अगर अनपेड करेंगे तो एक अगला इलेक्ट्रॉन जैसे ही आगे वाले में जाएगा तो 4 अनपेड हो जाएगा। 4 अनपेड में एक s एक p, तो आपका सिग्मा बॉन्ड बना लिया, 2 को p बचा हुआ, तो 2p कौन सा है, 2p है, तो ये बना लेगा। अच्छा एक लास्ट एग्जाम्पल और करा देते हैं, जैसे अगर मान लो कि हमारा एग्जाम्पल है लास्ट f अगर डालते H2S2O3 है, H2S2O3 आपको याद होगा H2SO4 से इसके स्ट्रक्चर को मैच कराते थे हम लोग जब रेडॉक्स वगैरह पढ़े थे। हालांकि H2SO4 तो एक सल्फर रखो बीच में, डबल बॉन्ड सल्फर, ठीक है ना, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये OH और ये OH, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर वाला है। इसमें अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें सिंपल sp3 होगा, और हम लोग अगर पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है और यहाँ पे पाई बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे किस तरह ओवरलैपिंग होगा, इसको हमको रिकोगनाइज करना है, पहचानना है अपने को। तो ये वाला जो पाई 2p पाई तो ऑक्सीजन के लिए तो फिक्स है 2p पाई, और इसका सल्फर का कौन सा, तो sp3 हो गया, तो इसका मतलब कि sp3 4 तो अनपेड हो गया, 2 अनपेड जो रहा होगा वो कहाँ गया होगा, डी में, तो 3d पाई। ये भी जो रहेगा वहाँ पे 2p, नहीं रुक जाओ, ये 2p नहीं होगा क्योंकि सल्फर है, सल्फर का कौन सा लेगा, सल्फर के पास 2 बॉन्ड बनाने के बाद 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर कौन सा वाला होगा, एक एस में एक पी में, पी में 2 अनपेड से एक ये बनाया होगा, एक ये वाला बनाया होगा, एक ये वाला, तो इसका मतलब ये 2p आपका पाई, ये 3p पाई होगा आपका, ये 2p ये 3p पाई, ठीक है, ये 2p पाई 3p पाई होगा। श्योर है ना, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, रुक जाओ, 2 लोन पेयर है ना। तो सल्फर का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर करते हैं तो सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है, 3s2 3p 4 है, तो 2 तो उसके पास लोन पेयर तो है ही, तो s वाला रह गया, p वाला भी 2 रह गया, 2 को p में एक ये वन एक ये वन, हाँ ठीक, तो 3p, ठीक है क्लियर। उसके बाद अगर जी एक और देख लेते हैं, जी रहने दो बहुत है। तो इस तरह से आपका क्या हो गया कि ये आपका ख़त्म हो गया। एक बार थोड़ा सा मैं इसको छोटा छोटा वीडियो में दिखा दे रहा हूँ ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकें। ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका सेकंड पेज है, ये आपका थर्ड पेज है, ये आपका फोर्थ पेज है, और ये आपका लास्ट 5th पेज है। इस तरह से ये खत्म हो गया, इस तरह से बीबीटी आपका खत्म हो गया।